भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्र और वक्त है दहाड़ का। भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दिल्ली में एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है और इससे यह तय है कि भारत इस बार आतंक की कमर तोड़कर ही दम लेगा। जहां पर इसकी बानगी बैठकों में दिख रही है, तो इस असर कुछ देर में इसका दिखना भी शुरू हो जाएगा, जब भारत जंग से पहले जंग के लिए मॉक ड्रिल करेगा। देश के 250 से ज्यादा शहरों में युद्ध की इस तैयारी को अंजाम दिया जाएगा। भारत जहां पर पहले ही सिंधु जल संधि को निलंबित कर चुका है, तो पाकिस्तान ने विमानों के हवाई क्षेत्र वहां पर बंद कर दिए गए, साइबर प्रतिबंध लगाए गए। भारत का दावा यह है कि हमले में पाकिस्तान का हाथ है, जिसमें 26 लोग मारे गए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। कल रात भारत पाकिस्तान तनाव पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में पाकिस्तान से सवाल किए गए। पाकिस्तान से पूछा गया कि क्या पहलगाम अटैक में लश्कर-ए-तैयबा शामिल था, जहां पर पाकिस्तान कोई भी जवाब देने में नाकाम रहा है। बैठक में यूएनएससी मेंबर्स ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और इसकी जवाबदेही की जरूरत पर भी जोर दिया है। उधर पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार कर रहा है, लेकिन उसके नेताओं के बयानों में खौफ साफ नजर आता है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंकवाद को समर्थन की बात कबूल ली। पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने भारत के हमले की तारीख का ऐलान कर दिया और फजलुर रहमान अपनी ही संसद के हालात पर दुख जताते हुए कह रहे हैं कि अमन रखें। पाकिस्तान के पीएम सऊदी अरब और यूएई से बीच बचाव की गुहार लगा रहे हैं। आज दहाड़ में करेंगे इसी पर चर्चा, क्योंकि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं खौफ की कहानी बयां होती हुई नजर आ रही है। आइए पहले सवालों का जिक्र कर लेते हैं और फिर उसके बाद करेंगे मेहमानों से चर्चा। आज पहला सवाल रहेगा, मानवता पर हमला, भारत लेगा खून का बदला। आतंकियों ने जंग शुरू की, अब भारत करेगा पराक्रम। हमले का वक्त नजदीक, ख्वाजा आसिफ ने की तस्दीक। यूएनएससी से फटकार, बंद हुआ पाक का आखिरी द्वार। जंग का काउंटडाउन, पाकिस्तान का हौसला डाउन। हमारे साथ मौजूद है विवेक कौडे साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय साहब हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीके खन्ना साहब इस वक्त स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं। साथ ही रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विवेक साहब, आपके आने से पहले इंतजार करूंगी चारों भी हमारे साथ जुड़ जाए, बीजेपी की प्रवक्ता, लेकिन उससे पहले मैं डिफेंस एक्सपर्ट्स का रुख करना चाहूंगी और शुरुआत करना चाहूंगी आलोक सहाय साहब आप ही के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नजर आने वाली मॉक ड्रिल को लेकर। और ये तैयारियां इसीलिए जरूरी हैं क्योंकि ये तैयारियां न सिर्फ पाकिस्तान को एक प्रमुख संदेश देती है, साथ ही ये भी बताती है कि भारत कहीं ना कहीं उस अंतिम प्रहार के पावदान पे खड़ा है, जहां पर अब किसी भी वक्त हमला कर सकता है और जवाबी कार्रवाई भारत कर सकता है। ऐसे में ये मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। इस पर एक आपका सर टेक लूंगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में चल रही बयानबाजी पर, क्योंकि भारत ने तो कोई तारीख नहीं बताई, भारत ने तो नहीं कहा कि वो मिलिट्री एक्शन लेने वाला है, तो पाकिस्तान ये भविष्यवाणियां क्या सोचकर कर रहा है फिर? किससे पूछा आपने पूर्णिमा जी? आलोक सर आप ही से। हाँ जी, देखिए भारत की जो गतिविधियां हो रही हैं उससे पाकिस्तान में खलबली है और इसीलिए वो तैयारियां कर रहा है। भारत ने कभी भी अपनी सशस्त्र सेनाओं को फुल अलर्ट पर नहीं रखा, जबकि पाकिस्तान ने कर दिया है। तो ये बौखलाहट उनकी, हमारी जो गतिविधियां हो रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मीटिंग्स हो रही हैं, फिर एयर चीफ के साथ जो एक मीटिंग हुई 40 मिनट की अकेले में, उसके बाद सीडीएस की लगातार मीटिंग हो रही है, उसके बाद अभी जो हमने मॉक ड्रिल के लिए लोगों को एक तैयारी के लिए सूचना दिया है कि मॉक ड्रिल के लिए भी लोगों को तैयार रहना चाहिए। लोगों को जानना चाहिए कि अगर स्थिति खराब हो जाएगी तो फिर लोग तैयार रहे, जानकारी लोगों के पास रहनी चाहिए कि कब क्या करना है। तो इसकी तैयारी तो हम कर रहे हैं। हमने कभी युद्ध की धमकी नहीं दी है। हमने ये धमकी दी है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो इसके पीछे जिम्मेवार है, हम उससे बदला लेंगे। बस हमारी धमकी यही है और इसी से पाकिस्तान पानी पानी हो रहा है।
जी पूर्णिमा जी। बीके खाना साहब, आपके पास आते हुए जिस तरीके का अभ्यास की तैयारी इस मॉक ड्रिल के जरिए सर हो रही है, क्या ये भी हमें बताना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि मनोवैज्ञानिक सामरिक रणनीतिक तौर पर हम किस तरीके से किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं? और इसीलिए जरूरी है, और ये सवाल मैं इसीलिए कह रही हूँ सर क्योंकि मॉक ड्रिल जनरेशंस बीत गई, हमने ऐसी कोई मॉक ड्रिल देखी नहीं, हमें इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम में से शायद बहुतों को इसकी समझ नहीं होगी। इसीलिए ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और साथ ही एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है? थैंक यू वेरी मच। ये मैं बताना चाहूँगा कि ये मॉक एक्सरसाइजेज जो आमतौर पर किया जाता है, और वो आप आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, परफेक्ट है। ओके, थैंक यू। मॉक एक्सरसाइजेज पिछली बार जो किया गया था वो 1962 में, 1965 में और 1971 के अंदर है। ना तो ऑपरेशन विजय में, ना ही अपने जो है कारगिल का ऑपरेशन हुआ था उस टाइम के अंदर भी हमने कोई ये जो मॉक एक्सरसाइज वगैरह नहीं कराई है। मॉक एक्सरसाइज कब किया जाता है? जब से पहले के दोनों ही देश या जो एडवर्सरी है आपस के अंदर जो है आई टू आई बॉल उनका अगर हो, और उसके साथ में हो सकता है कि उनके साथ में अंदर कोई जो लड़ाई छिड़ जाए। अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान को ये है कि रिस्पांस तो आएगा, इसलिए वो थोड़ा सा खलबली मची हुई है उनके अंदर कि रिस्पांस कहाँ आएगा, कैसे आएगा, और वो अभी उसको नहीं पता है। और यही ही सबसे बड़ा हमारी कामयाबी है कि उनको ये पता नहीं कब कहाँ आ जाए, किस करना चाहिए। पर एट द सेम टाइम ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर अब लड़ाई छिड़ जाती है तो ये एक किस्म से स्मूथ सेलिंग नहीं है। जो पाकिस्तान है उसके ऊपर रिस्पॉन्स तो थोड़ा करेगा ही, जो उसने अपने आप को जो टेररिस्ट वगैरह उनको तो बताना है कि या अपने पब्लिक को बताना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ से जो है रिस्पॉन्स आएगी। वो रिस्पॉन्स हो सकती है किसी मिसाइल की तरफ से हो सकती है, या साथ के अंदर जो है उनके एयरक्राफ्ट वगैरह जो आ सकते हैं। तो इसीलिए ताकि जानी नुकसान ना हो, जाने के माली नुकसान ना हो, इसीलिए हम मॉक एक्सरसाइज करते हैं ताकि रियल सिचुएशन अगर ये आ जाती है तो उस टाइम के अंदर क्या क्या करना चाहिए है। तो मॉक एक्सरसाइज के अंदर हम क्या है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक स्टेक होल्डर्स की है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो फायर सर्विसेज है, या मेडिकल सर्विसेज वगैरह है, या डिफेंस ये सिविल डिफेंस वगैरह है, होम गार्ड वगैरह है, वॉलंटियर्स है, RW वगैरह है, पब्लिक है, उनको क्या रोल है उसके अंदर है, वो है उसी को अंदर हमने क्लैरिफाई करते हैं ताकि उनको पता लगे कि अगर सुबह आ जाए, रात को आ जाए, दोपहर को आ जाए, सुबह अर्ली मॉर्निंग के अंदर या शाम के अंदर जब भी आएंगे तो क्या किस तरीके से अपने आप को बचाव करना ताकि जानी नुकसान ना हो। उससे क्या फायदा होगा हमें? हमारा फायदा ये होगा कि उनके अगर कोई खुदा न खास्ता तो आ ही जाए, वैसे तो उम्मीद तो नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी आगे जो है एंटी जो है एयरक्राफ्ट है या एंटी मिसाइल वगैरह हमारी जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है करने के लिए। पर फिर भी अगर आ जाते हैं करने के लिए तो अगर उनको कोई टारगेट ही नहीं मिलेगा तो उनके अंदर क्या हुआ, डिमोरलाइजेशन हो जाएगी। उनकी डिमोरलाइजेशन है हमारे लिए जो है पब्लिक के लिए है या हमारी आर्म फोर्सेस के लिए ये एक बहुत हौसला अफजाई हो जाएगा। तो ये मॉक एक्सरसाइज का बहुत अच्छा मकसद अच्छे हैं, और ये केवल सिर्फ 7 तारीख को कल ही नहीं होने चाहिए बल्कि बाद के अंदर भी RW के लेवल के ऊपर, विलेज लेवल के ऊपर जो है इसको जो है लोकल करना चाहिए ताकि खुदा ना खास्ते अगर कोई लड़ाई अगर छिड़ जाती है तो उसके अंदर जो है कम से कम हमारी पब्लिक को कोई उसके अंदर नुकसान ना हो। ठीक है, चारू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। चारू प्रज्ञा, बीजेपी की प्रवक्ता। चारू, आपका स्वागत करती हूँ। भूषण दीवान साहब, आपके पास आने से पहले एक बार चारू के पास मैं जाना चाहूंगी। चारू, मॉक ड्रिल का आदेश दे दिया है, पब्लिक कंसोलिडेशन की एक कोशिश हो रही है, जनता को जागरूक करने की एक कोशिश है, किसी भी संभावित खतरे से निपटने की तैयारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और बीते 10 सालों में हमने देखा कि सरकार की नीति रही कि आतंकवाद को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, क्या इस संकेत को पुख्ता और मजबूत समझा जाए कि बस अब ज्यादा दिन नहीं, और जो पाकिस्तान जिस बैड ड्रीम में इस वक्त है वो हकीकत में तब्दील होने वाला है बहुत जल्द? अंतिम प्रहार का समय, अंतिम प्रहार का समय है इस समय। आपने बिल्कुल ठीक कहा पूर्णिमा जी। और भारत की शक्ति 2 चीजों में है, भारत की जनता में है, भारत के नागरिकों में है, हम सब में है, और दूसरी हमारी प्रिपेयर्डनेस में है कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं हर समय हर पल। और इसी सिलसिले को एक कदम आगे ले जाने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। देखिए, जब हम पाकिस्तान को इस आतंकी हमले का जवाब देंगे, वो कोई सिंपली एक तरीके से
जवाब देना नहीं होगा, वो हर एक फ्रंट पर, हर एक एंगल से बहुत स्ट्रांग जवाब देना होगा। वो चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से हो, वो चाहे उनका फाइनेंशियल आइसोलेशन हो, वो चाहे उनके नागरिकों के वीजा कैंसिल करना हो, या उनके देश में जाने वाले पानी को रोकना हो। और इसी सिलसिले को एक कदम आगे बढ़ाना है जब हम मॉक ड्रिल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान को पता नहीं कल क्या होने वाला है, और जैसा मैंने कहा, यही भारत की शक्ति है और उन्हें पता चलना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी सरकार या हमारी मिलिट्री कोई एक्शन ले और सिटीजन्स प्रिपेयर्ड ना हो। मुझे लगता है दिस इज वन स्टेप अप। जैसे फायर ड्रिल होती है, मिलिट्री ड्रिल्स आर इम्पोर्टेंट एंड दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन प्रिपेयरिंग आवर नेशन। लेकिन फिर भी हमने जो समय चुना है, मैं इसीलिए बार बार उस समय पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये समय बहुत कुछ साथ साथ बताता है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक पूर्णिमा जी, मॉक ड्रिल हम करेंगे और रियल में ब्रेकडाउन पाकिस्तान का होगा, आप ये देखिएगा। लेकिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने बालाकोट स्ट्राइक की, हमने सब कुछ किया। अब सबसे बड़ी बात क्या है ना चारू, की एक लंबे वक्त से प्रधानमंत्री आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे, ग्लोबल अलायंस को आतंकवाद की एक परिभाषा गठित करने की बात करते रहे। आपको लगता है कि ये एक इतना मजबूत मौका भारत के पास है? कल यूएनएससी से जैसे फटकार लगी पाकिस्तान को, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत के साथ हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं दोनों देश संयम बरतें। लेकिन जब हमारे सामने पिक्चर क्लियर है तो उस पिक्चर को पूरी तरीके से रिलीज करते हुए, ग्लोबल अलायंस को मजबूत करते हुए अगेंस्ट पाकिस्तान हम क्यों ना बढ़े? आप बिल्कुल ठीक बात है, और केवल यूएनएससी की बात नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी हमारे देश ने बहुत सारा प्रूफ दिया है। आईएमएफ में हमने पाकिस्तान की स्टैंडिंग को हिट आउट किया है। जब हमने फॉरेन एनवॉइस जो हमारे देश में है उनको ब्रीफ करना शुरू किया था, उद्देश्य साफ था, भारत का जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। जो देश खड़ा है वो टेररिज्म के खिलाफ खड़ा है, एज सिंपल एज दैट। तो आज वो समय है, जैसे आप बोल रही है, मुंह तोड़ जवाब देने का। तो जवाब हमने इस तरीके से दिया है जैसे भारत जंग हुई है पाकिस्तान के साथ, पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी है, बालाकोट हुआ है, लेकिन पानी कभी नहीं रोका गया। तो इस बार के जो निर्णय है वो बहुत ही कठिन निर्णय थे। बॉर्डर्स को इस तरीके से पहले कभी सील नहीं किया गया। बहुत एक नैरेटिव को फ्लोट करने की कोशिश करी है कुछ लोगों ने, उन्होंने ये कहा कि अरे बॉर्डर पे लोग रो रहे हैं, कोई मेडिकल टूरिज्म पे आए हुए थे। लेकिन हम बहुत फर्म रहे हैं, हम बहुत स्ट्रांग रहे हैं, और आगे आने वाले समय में सबको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि नाउ वी आर गोइंग टू वॉक द टॉक। तो मिलिट्री रिप्लाई तो होगा ही, साथ में डिप्लोमेटिक रिप्लाई हो रहा है, फाइनेंशियल रिप्लाई हो रहा है, इकोनॉमिक रिप्लाई हो रहा है, और पानी के द्वारा रिप्लाई हो रहा है। और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे फ्रंट्स भी होंगे पूर्णिमा जी, जो अभी इस समय आपको और हमको नहीं मालूम है। जैसे बालाकोट होने के बाद हमको पता चला कि बालाकोट हो गया, एक दिन हम सवेरे उठे और हमको पता चला कि हो चुका है पाकिस्तान के साथ, और वो देश सोता रह गया। वो कहते रह गए कि अंधेरे में फाइटर जेट्स आए, हमें पता ही नहीं चला। इस बार भी मुझे पूरा यकीन है कुछ ऐसा ही होगा, और होना भी ऐसे ही चाहिए। जैसे हम बचपन से वो कहानी, जैसे हम वो कहानी बचपन से सुनते आए हैं ना, शेर आया शेर आया, आजकल पाकिस्तान में यही चल रहा है। बिल्कुल आजकल पाकिस्तान में यही चल रहा है, क्योंकि हर कोई आजकल इसी बात का जिक्र कर रहा है, भारत हमला कर देगा, 24 घंटे में कर देगा, 48 घंटे में कर देगा। अरे जब करेगा तो पता भी नहीं चलेगा। और एक बात और है पूर्णिमा जी, एक आखिरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, इस हाई अलर्ट पे रहने का जो पाकिस्तान को खर्चा उठाना पड़ रहा है, ये पैसा है नहीं उस देश के पास। जितना उनका पूरा जीडीपी है ना, उससे ज्यादा भारत ने अपने देश में टॉयलेट्स बनाने में, शौचालय बनाने में खर्च कर दिया है। तो हर दिन जो पाकिस्तान हाई अलर्ट पे रहता है, उनका नुकसान और हमारा फायदा हो रहा है। ठीक है। विवेक साहब, आप तक आवाज आ रही है तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद आप तक ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। विवेक साहब, आप तक आवाज आ रही है सर? ठीक है, विवेक जी आ रही है आवाज? नहीं, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार जरा फिर से कनेक्ट करेंगे। अचल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उससे पहले भूषण दीवान साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने लगातार देखिए बहुत सारी कार्रवाइयां की हैं, उन कार्रवाइयों का मैं जिक्र ना करते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ इसीलिए बढ़ना चाहती हूं क्योंकि कल यूएनएससी की सब बैठक रही और यूएनएससी की बैठक के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये पूछा गया कि क्या इस हमले में लश्कर तैयबा का हाथ है। पाकिस्तान से और भी कई सवाल पूछे गए और इन सवालों के साथ साथ जवाबदेही का भी जिक्र हुआ। FATF अलग एक मंच। आपको लगता है कि और ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच एंड दिस इज द राइट टाइम टू काउंटर
पाकिस्तान एंड द टेररिज्म इन पाकिस्तान। भूषण सर, आंचल सर बोलिए। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? बोलिए सर, बोलिए। नहीं, देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो इट वाज ए नॉन स्टार्टर। हम शुरू से ही जानते थे कि इसका कोई आउटकम होने वाला नहीं है, बिकॉज आज की तारीख में नॉन परमानेंट मेंबर है पाकिस्तान, तो थोड़ा एडवांटेज लेके उन्होंने एक मीटिंग बुलवा ली, क्लोज डोर मीटिंग जिसे कहते हैं। लेकिन क्लोज डोर होने के बावजूद भी कोई ना कोई उसका सारांश निकलता है और कोई परिणाम जो होते हैं, तो प्रेसिडेंट, कम से कम प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आती है। रेजोल्यूशंस की तो बात बहुत दूर की हो जाती है, तो ना प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई, ना कोई रेजोल्यूशन हुआ, जबकि रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इनसाइडर्स इनपुट्स कि वो होता क्या है कि, और देखिए उसमें 15 मेंबर्स हैं, तो हमारी डिप्लोमेटिक आउटरीच है, सभी मेंबर से हमारा जो है कॉन्टैक्ट्स है, तो इस तरह की मीटिंग्स के बाद वन बेसिस पे हमें इनपुट्स मिलती हैं, हम उनसे बात करते हैं कि भाई क्या हुआ, तो टू द एक्सटेंट पॉसिबल वो सब कुछ शेयर करते हैं। तो जो पूरी पिक्चर उभर के आई कि जो पाकिस्तान का ओरिजिनल मोटिव था, जो उसका उद्देश्य था कि इस फोरम का इस्तेमाल करके इस इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए और कोशिश ये की जाए कि पाकिस्तान एक बहुत ही बिल्कुल इसमें पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है, हिंदुस्तान बेवजह जो है पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहा है और पूरी दुनिया पे ये प्रेशर बनाया जाए कि वो भारत को समझाए कि कोई ऐसा सख्त कठोर कदम नहीं उठाए जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। पाकिस्तान इस बात को एहसास कर रहा है कि इस बार जो कांड हो गया उनकी शाय पे या उनकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर जो उन्होंने कश्मीर में पहलगाम में किया और जिस तरह से हमारे यहाँ से मैसेजिंग हो रही है, तो वो जानते हैं कि अब समय आ गया कि भारत कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएगा। ऑलरेडी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, फाइनेंशियल फ्रंट पे हमने बहुत सारे वो ले लिए। मूड ऑफ द नेशन ये है कि कुछ ऐसा किया जाए जो बालाकोट और उरी सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ा हो, और दुनिया भी इस बात को समझती है, ग्लोबल प्लेयर्स भी इस बात को समझते हैं, और आज की तारीख में अगर हम कोई कड़ा कदम उठाते हैं तो आप यकीन मानिए कि किसी भी तरफ से किसी भी किस्म का प्रेशर हम पे नहीं होगा वो कदम ना उठाने के लिए। हाँ, ऑल आउट वार का जहाँ तक सवाल है, हर कोई यही कहेगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो जनरल सेक्रेटरी जनरल है उनका मैंडेट ही है पीस एंड सिक्योरिटी, तो जाहिर है वो तो यही कहेंगे कि भाई थोड़ा संयम बरतिए, कंस्ट्रेंट रेस्ट्रेन करिए, रीजनल सिक्योरिटी का सवाल है, ये सवाल है, वो सवाल है। अब हमें लेना है फैसला, और मुझे लगता है कि सरकार जो है सोच समझकर, बहुत रिस्पॉन्सिबल सरकार है। हमें इस बात का बार बार मैं देखता हूँ चर्चा में कुछ लोग दिन गिना रहे होते हैं कि ये हुआ था तो 12 दिन बाद हमने ये कर दिया, ये हुआ तो 14 दिन बाद हमने कर दिया। अरे ये कोई रिचुअल थोड़ा ही है कि इस तरीके को ही करना है कि चांद निकलेगा तो ईद होगी और या ये होगा तो हम अटैक करेंगे। सरकार है, उसे सोचना समझना है, उसको पूरी तरह से जो है प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखना है और जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। तो जो इमीडिएट तरीके से जो हो सकता था वो हमने शुरू कर दिया है। ठीक है सर। अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आने वाले वक्त में हो सकता है हम फंडिंग भी रुकवा दें, एडीबी की फंडिंग हो, आईएमएफ की फंडिंग हो सकता है वापस इनका केस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में चलवा दे। तो इस तरह की चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मूड ऑफ द नेशन है कि कोई बड़ा करके दिखाओ। बड़ा करके दिखाने के लिए हमें सरकार को प्रेशराइज नहीं करना। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से बड़े की उम्मीद पूरा भारत इस वक्त कर रहा है। भूषण दीवान साहब, आपके पास आने से पहले एक बार चारू कुछ इसमें जोड़ना चाह रही हैं? चारू आप ऑडिबल नहीं हैं। माफी चाहती हूँ। मैं ये कह रही थी कि मैं सर की बात से सहमत हूँ और उसी बात में मैं एक बात और जोड़ना चाह रही हूँ। देखिए, जिस तरीके से खास करके विपक्ष आज बातें कर रहा है, जो हमारे वो राफेल खिलौने के ऊपर नींबू मिर्ची टांगा गया, अपमान किया गया, ना ही केवल हमारे विमानों का पर हमारे पायलट्स का, हमारे एयरफोर्स का, ये सारी चीजों को मैं विनती करूंगी आज विपक्ष से कि आप प्लीज पूर्ण विराम लगा दीजिए, क्योंकि पहली बात तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमारे देश के पास है और जैसा हमारी अथॉरिटीज को बेस्ट लगेगा एक्शन उसी तरीके से लिया जाएगा। आपके कहने से और मुहूर्त निकाल के और दुनिया में अनाउंस करके नहीं लिया जाएगा।
और दूसरी बात यह है कि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, जनरल मानिक शॉ ने क्या कहा था कि मैं अभी अटैक नहीं करूंगा, मैं दिसंबर में अटैक करूंगा। तो आज मोदी जी ने भी कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम हमारी सेना को दी है और हमें अपनी सेना पर ही विश्वास रखना चाहिए। और इस तरीके की बातें जब हम करते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हमें अपनी सेना के पास विश्वास कम है। इस पे रोक लगानी बहुत जरूरी है और मैं इस बात पे डिबेट भी नहीं करना चाहती। मैं तो ऑपोजिशन से केवल ये बोलती हूँ, आप देश के सुख के समय आप हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप हमारे साथ खुशी नहीं मना सकते। आज दुख की घड़ी है, कम से कम आज आप एकजुट होकर रहिए। ठीक है, लेकिन हाई कमान की तरफ से विवेक साहब लगातार आपका ये कहा गया कि किसी भी तरीके की पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी ना करें, कोई भी इस तरीके का बयान ना दें। तो मैं उसके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से जानना चाहती हूँ, क्योंकि बयान तो इधर उधर से आते रहते हैं और उन बयानों को जितनी महत्ता दी जाएगी हम उनको खुद उतना बड़ा कर देते हैं। विवेक कोटे साहब, पाकिस्तान में जिस तरीके का खौफ इस वक्त नज़र आ रहा है और रात में भी डर के मारे जाग रहे हैं पाकिस्तानी और सारे सेना के इनके लोग कि पता नहीं कल सुबह या आधी रात में क्या हो जाए, ये डर बहुत ज़रूरी था। और इससे पहले जब जब बात हुई कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, कोशिश हमने की, लेकिन गोली और बोली साथ नहीं चल सकते कि पॉलिसी दरअसल इस पाकिस्तान की हकीकत है जो आज हो रही है। तो पाकिस्तान में खौफ है क्योंकि उसके लिए जवाब वही है। आप मुझे पूछ रही है? जी सर, विवेक। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। फ्रॉम डे फर्स्ट हमारे नेताओं ने इसके लिए सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उनके साथ है, ये बोल दिया है। अभी जो भी बयान आए वो बयान उनके निजी वक्तव्य है। पार्टी ने ये कह दिया है कि ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी उस बयान से बिल्कुल खुद को अलग करवा रही है। और आपने जो पूछा कि पाकिस्तान में खौफ है, तो पाकिस्तान में खौफ रहना अनिवार्य है, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की हालत आज बहुत खराब है। एक तो पाकिस्तान में गए 5 साल से राजनीतिक अस्थिरता है। दूसरी बात, पाकिस्तान आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, उसमें हाई इन्फ्लेशन है, रुपए का निरंतर गिरना है, विदेशी मुद्रा भंडार की पूरा रिक्त हो चुका है, सुरक्षा को अंतर्गत भी खतरा है। क्लाइमेट चेंज में जो 2022 में पाकिस्तान में बहुत भारी बाढ़ आई, उस बाढ़ से पाकिस्तान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई है। ऐसे हालात में पाकिस्तान में खौफ रहना स्वाभाविक है। मैं ये कहता हूं कि हमारी सेना इतनी सशक्त है कि उसका मनोबल कोई कुछ कमेंट करता है इसके लिए गिरने वाला नहीं है। इसमें हमारा सरकार जो भी निर्णय लेगा और हमारे जो साथी है, लश्कर के जो जवान है, उसको पूरा करेंगे। और मैं ये पूरी आशा रखता हूं कि इसके बाद ऐसी हालत निर्माण होगी कि पाकिस्तान भारत की तरफ टेढ़ी नजर से नहीं देखेगा। सर, लास्ट सेंटेंस अभी जो आपने कहा, मैं उसको एक बार रिपीट सुनना चाहूंगी, मैं मिस आउट कर गई। हमारे जो जवान हैं, वो हमारे नेता हमारे फौज को जो भी आदेश देंगे वो आदेश हमारी फौज पूरा करेगी और पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़ेगी कि भारत की तरफ टेढ़ी आंख से देखने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात लास्ट लगी मुझे चारू, जो इससे पहले इन्होंने कहा कि हमारी सेना का मनोबल कोई बयान नहीं तोड़ सकता। ये बड़ी अच्छी बात। मैंने कुछ सुना नहीं, मुझे एक बात कहने दो। देखिए, हाँ सर बोलिए। मैं एक महाभारत की कहानी बताता हूँ आपको। थोड़े में बताता हूँ। जी सर। दुर्योधन को बंदी बना लिया किसी ने, तो धर्मराज ने ऐसा कहा कि दुर्योधन को छुड़ाना अपना फर्ज है। तब भीम ने ऐसे कहा कि वो तो अपने साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उससे तो उसको बचाने के लिए हम क्यों जाएंगे। तब धर्मराज ने जो जवाब दिया कि हम हमारे घर में 100 और 5 रहेंगे, लेकिन बाहर हम 105 हैं और यही कांग्रेस की नीति है। इसी से फ्रॉम डे फर्स्ट हमने सरकार को पूरा समर्थन दिया। ठीक है, तो नींबू मिर्ची तो नहीं लगेगा ना सर राफेल में अब? देखिए, मैं वापस कहता हूँ कि नींबू मिर्ची के बयान से कांग्रेस अधिकृत रीत्या खुद को
बाजू में कर रही ठीक है है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जल्दी से चारों प्लीज जवाब देंगे। आलोक साहब भी इसमें जोड़ना चाह रहे हैं और भूषण दीवान साहब जैसे ही जुड़ेंगे मुझे प्लीज बताएगा। देखिए, आज भाई साहब आप जो बोल रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि आप बहुत ही स्ट्रांगली हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ, केवल एक बयान दे देना कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, ये उनकी निजी सोच है, दैट इज नॉट इनफ। और ऐसे अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपके पार्टी के अध्यक्ष आज भी बोले हैं, छत्तीसगढ़ में आपके मंत्री आज भी बोले, कहते अगर जंग हो गई तो भारत की हार सुनिश्चित है। इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी से आ रही है, हर दिन आ रही है, लगातार आ रही है, और मुझे लगता है कि ये शर्मनाक है। यहाँ पर केवल ये बोल देना कि हमारी पार्टी लाइन नहीं है, ये काफी नहीं होगा। आपने एक्शन क्या लिया ऐसे लोगों के खिलाफ? मैं तो मानती हूँ ऐसे समय में जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं वो देश के साथ खड़े नहीं है। आप अगर देश के साथ खड़े हो, अगर ऑल पार्टी मीटिंग में आपने ये कह दिया कि आप सरकार के साथ खड़े हो, कैसे हो सकता है कि आपकी पार्टी से इस तरीके के बयान आते हैं? आपके चीफ मिनिस्टर बयान कैसे देते हैं? क्या सिद्धरामैया ने माफी मांगी या आपने उनको बोला कि माफी मांगिए? ऐसा हुआ नहीं है सर। तो यहाँ पर कन्वीनियंटली आकर ये बोल देना कि हम देश के साथ है और सेना का मनोबल 2 बयान से कम नहीं होता, ये ठीक बात नहीं है। सेना का मनोबल अपने दम पर कम नहीं होता, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है मनोबल कम करने में। ठीक है विवेक जी, इसका जवाब लेने से पहले मुझे एक बार भूषण दीवान जी के पास जाने दीजिए सर। बस उनसे मैंने एक भी प्रतिक्रिया नहीं ली है, उनसे जरा मैं रिएक्शन ले लूं, फिर उसके बाद आपका जवाब लेती हूं। भूषण दीवान साहब, अभी तक हम नॉन अलाइनमेंट की सब पॉलिसी पर अपने फॉरेन पॉलिसी में चलते रहे। आपको लगता है कि हमें ब्लॉक बेस्ड स्ट्रैटेजी पर काम करना होगा? साथ ही ये भी मेक श्योर करना होगा कि ऐसे देश जो पाकिस्तान को शरण देते रहे, ऐसे प्लेटफॉर्म जो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे, उनको भी ये क्लियर मैसेजिंग हो कि बस अब और नहीं, इनफ इज इनफ, अब आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, एंड इफ यस देन हाउ? थैंक यू पूर्णिमा जी, 25 मिनट के बाद आपने मेरे से मुखातिब सर की मैं हैं बीच में कोशिश की, आपका शायद कनेक्शन चला गया था सर जी। नहीं मैं तो जुड़ा हुआ हूँ फर्स्ट। एनीवे कोई बात नहीं जी सर। मैं आपको बता दूं, एक इमर्जिंग सुपर पावर इंडिया को ब्लॉक बेस्ड अप्रोच में नहीं जाना है। 140 करोड़ आबादी है, धरती पे हर 5वां आदमी भारतीय है। हम ना इस ब्लॉक में है ना उस ब्लॉक में है, वही हमारी स्ट्रेंथ है, हम कर सकते हैं। ब्लॉक में रहने से हम दूसरों के कंट्रोल में, ताबे में आ जाएंगे, वो हमें आना नहीं है। मैं छोटी सी आपसे बात कहना चाहता हूं, ये जो मॉक ड्रिल की बात आपने की, 1962 में मैं 11 साल का था, कैडेट था, सैनिक स्कूल रीवा में हुई थी। 65 में फिर हुई, 71 में फिर हुई। मैं कहना ये चाहता हूं, इसका बड़ा भारी मैसेज है। मैसेज क्या है? पूरा देश इन्वॉल्व होना चाहिए लड़ाई में। लड़ाई खाली फौज नहीं लड़ती, आजकल फुल कंट्री लड़ती है, इकोनॉमी, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेट सब लड़ते हैं। तो उनका रोल है, उनको पता लगना चाहिए कि इसमें जुड़े हुए हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो पाकिस्तान डर रहा है, तो कई मौतें मर रहा है। और ये जो है हलाल अप्रोच है, पानी बंद किया, डिप्लोमेटिकली क्लोज किया, उनके रास्ते बंद किए। और सबसे बड़ी बात आप समझिए, पाकिस्तान का आवाम पाकिस्तान मिलिट्री हुक्मरानों के साथ नहीं है। क्या नारा चल रहा है? वर्दी, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी, समझते हैं? आवाम नहीं चाहता पाकिस्तान का कि वो मार खाएं, पर ये क्यों है? ये जो दहशतगर्दी क्यों की जा रही है? मिलिट्री जो हुक्मरान हैं वो कंट्रोल करना चाहते हैं और ध्यान भटकाना चाहते हैं, तो इनको बहुत तकलीफ होने वाली है, ये जानते हैं। ऑलरेडी इनकी कंट्री के अंदर टूट है, खैबर पख्तूनवा, ये POJK, सिंध, बलूचिस्तान, ऊपर से अफगानिस्तान का प्रेशर, तो ये आपस में टूटेंगे। धीरे धीरे हलाल हो रहे हैं, पानी बंद हो रहा है इनका। और ये जो है एक और तरीका है, एक और छोटा सा ख्याल वो लिखा आता है, इस सांप की बिल पे हमने हाथ डाला है। सांप और नेवले की लड़ाई में नेवला कई तरीके से अटैक करता है और सांप थक जाता है, तब नेवला घात करता है। तो ये लड़ाई नहीं 4 दिन में 8 दिन में हो, जरूरी नहीं। इनको खत्म करने के लिए धीरे धीरे, और 4-5 दिन के अंदर, जो बीजेपी की प्रवक्ता साहिबा कह रही थी, ये थक जाएंगे, खर्चा नहीं कर पाएंगे इतना, तब हमारे अटैक को झेल नहीं पाएंगे और आर पार घुटने पे आएंगे। ठीक है सर, पूर्णिमा जी थैंक यू सर। विवेक जी अपना जवाब रखेंगे सर, और साथ ही 30 सेकंड्स का टाइमर भी रखेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि ऑल पार्टी मीटिंग ने, सरकार ने उनके पास से गलतियां हुई ये कबूल किया। किसी कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता ने किसकी गलती है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, इसने रेसिग्नेशन दिया चाहिए, ऐसी बयानबाजी की नहीं की, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे समय पे देश अखंड रहना चाहिए। इस पार्श्वभूमि पर आप 26/11 का अटैक देखो बम्बई का। आज के माननीय प्रधानमंत्री तब मुंबई में जाके क्या बोले, इसका जरा याद बीजेपी प्रवक्ता ने करना चाहिए। तीसरी बात कि इस देश में आतंकवादियों ने ऐसा प्रचार किया जा रहा है, गली गली में, जगह जगह पर बोर्ड लिख के कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मारी, जात पूछ के नहीं। तो आप कम से कम धर्म देख के खरीदी करना। अभी ये जो चल रहा है ये देश को एकता दिखाने की बात है। इसके खिलाफ किसी सरकारी प्रवक्ता ने या कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात अभी रखी आपके सामने, उसके बारे में सरकार ने या भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ बात की है? मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ 4 बोर्ड लिखा है, 4 बोर्ड टाइमर लिखे रखने के लिए सर शायद स्किप हो गया। आप प्लीज बाकी सबके लिए टाइमर रखेंगे क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है। चारू अपना जवाब दे दीजिए, फिर बाकी सबसे क्लोजिंग कमेंट लेते हुए खत्म करूंगी। सर आप बहुत सीनियर हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि प्रवक्ता ने टीवी पर आकर क्या बोला क्या नहीं बोला, इस बात की अहमियत कम है, लेकिन आपके बड़े बड़े नेताओं ने जो बयान दिया ना, उस बयान को पाकिस्तान के टीवी पर चलाया गया है। आपके बड़े बड़े नेताओं ने जो बयान दिया है ना, उसको पाकिस्तान के मंत्रियों ने रीट्वीट किया है। तो जब दुश्मन आपकी बातों पर ताली बजाने लगे, आप इस बात को याद रखिएगा कि आप देशद्रोह कर रहे हैं। इस बात को आप भूलिएगा नहीं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। सर तन से जुदा वाली आपकी पोस्ट को भी पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया। कल रफाल की नींबू मिर्ची वाली फोटो को भी पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया। आप अपनी इस हरकत को सुधार लीजिए। टीवी पर आके प्रवक्ता क्या बोलते क्या नहीं बोलते। सर इसमें नहीं पढ़ना चाह रही मैं, इस तूतू मैमे में नहीं पढ़ना चाह रही। बाकी सर लोग भी हैं, उनसे प्लीज ले लीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, जिस पर ऑब्जेक्शन लिया, तो ये बातें ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं? ठीक है सर, ठीक है, लेकिन आपने कहा कि किसी और प्रवक्ता ने क्या ये पूछा कि चूक हुई, तो इसी डिबेट में कई प्रवक्ताओं ने पूछा कि सरकार से चूक हुई, पहले बताएं कि चूक कहां पर हुई। तो उनके साथ इस पर काउंटर भी हुआ, इसीलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहती, इसलिए बस मैंने आपको रोक दिया। कांग्रेस ने किसी के रेसिग्नेशन नहीं मांगे। ठीक है सर, ठीक है, और इस वक्त होना भी ये चाहिए, और ये आप नहीं कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। ये हमारा फर्ज है, इसके लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग देश विभाजित कर रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम लाइन पे, उनको कुछ समझाओ। सर मैं आप ही के साथ हूँ विवेक जी, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आंचल जी 30 सेकंड्स का टाइमर रख रही हूँ सर, प्लीज 30 सेकंड्स रखिए। जी देखिए हालात बहुत गंभीर हैं, तो ऑल द मोर ये सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जबान खोलने से पहले 10 बार सोचे, नाप तोल के बोल जिसे बोलते हैं। और सरकार पे कोई भी प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। सरकार समझती है इस बात को, क्या एक्शन किस समय लिया जाएगा, कोई मोहलत निकालने की जरूरत नहीं है जी। पाकिस्तान को सबसे बड़ा मेरे हिसाब से ये होगा कि हम उसे अंदरूनी तौर पे हर लिहाज से कमजोर बनाएं। भले को इकोनॉमिकली कमजोर बनाएं, IMF और वर्ल्ड बैंक और सबसे घेर के FATF में लाएं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा अगर हो सकता है तो बालूचिस्तान को सपोर्ट करिए भाई। आप बहुत दिन चले गए, अभी वो बिनाइन उसकी जरूरत नहीं है, बट ये चीजें डिस्कस नहीं की जा सकती। थोड़ा समय का कांस्टेंट है सर, थोड़ा सा समय का। आलोक साय साहब प्लीज 20 सेकंड सर, जल्दी। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए इस समय देश के साथ खड़े रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियां, और ऐसी जरूरत अगर महसूस हो रही है कि राजनीतिक पार्टी को व्हिप जारी करना पड़ रहा है कि लोग गलत बयानबाजी न करें, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। विवेक जी ऐसे पहले प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, काफी दिनों के बाद मुझे टीवी चैनल पर मिले, जिन्होंने कम से कम सेना और देश के विरुद्ध में बात नहीं की। आप पहले ऐसे हैं विवेक जी, मुबारक हो। लेकिन अभी तक जितने ही प्रवक्ता हैं उन्होंने वोट ही काटा है। मुझे पता नहीं राजनीतिक समझ मेरी उतनी नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस का वोट ही काटते रहे। और यहाँ तक मैं देश को ये बताना चाहता हूँ कि समय गंभीर है। ये जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है इसको सभी लोग सीरियसली लें, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। खन्ना साहब, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 10 सेकंड सर, देन आई विल वाइंड अप।
मॉक एक्सरसाइजेज के तो आई थिंक हमने छोड़ दिया इस डिस्कशन में, कुछ और ही चले गए थे टेंजेंट के ऊपर है। जी सर। अब मॉक एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और अगर आप मॉक एक्सरसाइज के अंदर अगर हिस्सा लेंगे, ये जो है आपस में जो ये छोड़ दीजिएगा, अभी एकजुट है, भारत एक है, और हमें जो है अपने अपने को बचाना है और दूसरों को अपने लाशों के लिए देखने चाहिए। प्लीज बी यूनाइटेड एज समथिंग टू फेस the enemy. Let us get together. Forget about I am a Congress or BJP or anybody else. So we are one. We are Indians. That is what should be the word. भूषण साहब, आपका भी मैं एक क्लोजिंग कमेंट सर लेना चाहूंगी। आप हैं सर भूषण सर? यस यस, आई एम विद यू। यस सर। तो पूर्णिमा जी, ये आर पार की लड़ाई है, छेड़ा उन्होंने हमें, हम छोड़ेंगे नहीं। और ये ऐसा होगा, पाकिस्तान 5 टुकड़ों में टूटने के कगार पे है। 71 वॉर में उन्होंने जो काम किया, 2 टुकड़ों में बटे। ठीक है। अभी इसलिए वो घबराए फिर रहे हैं, और ये उनको पूरा उनको सबक मिलेगा। सवाल ये है, आप देखिए, नोट करिए, अगर लड़ाई लंबी चलती है तो लड़ नहीं सकते वो, लड़ाई छोटी चलेगी तो चल जाएंगे वो। तो इनको करने दो, खर्चा सब इकट्ठा करने दो, या चल नहीं आए, और ये मौका इनको मिलेगा खत्म होने का। ये भारत को मिलेगा, ये मौका बिल्कुल। और कैसे भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की खबर अभी अभी मैंने बताई, भारत बन चुका है, और भारत उस मजबूत स्थिति में है कि हर तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे सकता है, लेकिन बहुत सोच समझकर और अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखकर हम बेहतरी के साथ पाकिस्तान को जवाब देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका चारू प्रज्ञा, विवेक साहब आपका भी शुक्रिया, आंचल मल्होत्रा सर, आलोक सहाय साहब, बीके खन्ना और भूषण दीवान सर, थैंक यू वेरी मच for joining the debate.